दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष बीपीएससी ट्री 4.0 परीक्षा को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हिंदी भाषा के सवालों को लेकर हाजिर हूं और हम लोग ये देख रहे हैं दोस्तों कि किस तरह से हिंदी के विषय के सवालों को आपने तैयार किया है। और आज हमारा कोई पहला लेक्चर नहीं, आज हमारा दोस्तों 39 नंबर का लेक्चर है। आज की क्लास देखते हैं तो पूरे 1170 सवाल दोस्तों आपके तैयार हो जाएंगे। ज्यादा नहीं, बस हम 30 सवाल डिस्कस करते हैं, लेकिन 30 सवाल पढ़ते पढ़ते हम यहां तक पहुंच चुके हैं। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है वैसे दोस्तों ये लाजवाब क्लास है, बहुत ही गजब की क्लास चल रही है। पीछे के वीडियोज आप जरूर देखिएगा, बहुत फायदा आपको मिलेगा। और ये जो क्लास हम कवर कर रहे हैं दोस्तों, ये 4 एग्जाम आपके कवर होने वाले हैं। चाहे आपको पीआरटी का पेपर देना हो, मिडिल का देना हो, टीजीटी या पीजीटी का देना हो, आप सवाल देखिए, आपको खुद ब खुद लगेगा कि हमारा लेवल कितना बढ़िया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक स्पेशल बैच भी हमने बना रखा है। बैच आप तब ज्वाइन करिए जब आपको लगे कि नहीं वाकई हिंदी विषय में हम काफी कमजोर हैं, क्योंकि इस बैच से केवल बीपीएससी देने का फायदा नहीं मिलेगा। फ्यूचर में दोस्तों कभी भी कोई भी एग्जाम भारत में आप दीजिए जहां हिंदी विषय के सवाल आएंगे ना, ये बैच दोस्तों उन सभी में सपोर्टिव है। ठीक है, एक बार हिंदी पढ़ेंगे दोबारा कभी आपको हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यहां इस बैच में एक एक चैप्टर विस्तार से भी पढ़ाया गया है और साथ ही साथ सवाल जवाब भी दोस्तों कराए गए हैं। लगभग 3-3.5 सवाल दोस्तों यहां प्रश्नोत्तर के माध्यम से आपको पढ़ाया गया। तो बहुत बेहतरीन बैच है दोस्तों, आप ज्वाइन करेंगे तो बहुत फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए और एक चीज और कहना चाहूंगा, ज्वाइन करना ना करना ये बात क्या बात है। पहले दोस्तों आप एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए स्टडी 91 ऑफिशियल, और वहां पर जो बीपीएससी का बैच है ना, उसमें जो डेमो क्लास है, जो फ्री वाली क्लास है दोस्तों, कम से कम आप उसे देख लीजिए तो आपका काम जो है हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। पहला सवाल दोस्तों यहां पे दे रहा है ललित ललाम, बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ललित ललाम दोस्तों यह किसकी रचना है, बहुत सोच समझ के बताइए। ठीक है, देखिए केशव दास तो बिल्कुल आप मत बोलिएगा। केशव दास की 2 प्रमुख रचनाएं दोस्तों, एक कवि प्रिया है और एक दोस्तों रसिक प्रिया है। ठीक है, कवि प्रिया और रसिक प्रिया दोस्तों ये 2 प्रमुख कृतियां हैं केशव दास जी की। बिहारी लाल जी के जीवन में बस एक ही कृति है दोस्तों, बिहारी सतसई। ठीक है, बिहारी सतसई, उसी ने इन्हें इतना महान बना दिया। पद्माकर मत करिएगा दोस्तों, पद्माकर नाम है और इसी तरह से दोस्तों पद्माकर की कृति का नाम है पद्माकर देखिए नाम है और कृति का नाम इतना क्लोज है कि पद्म शब्द से नाम बना, पद्म धन आकर बना पद्माकर। इसी तरह पद्म में म की जगह दोस्तों भ कर लीजिएगा तो यहां आपको जवाब मिल जाएगा पद्म भरण। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पद्म भरण। ठीक है, पद्माकर की कृति है पद्म भरण, इसको भी ध्यान देंगे। ये जो ललित ललाम है दोस्तों, ललित ललाम जो आप पढ़ रहे हैं, ललित ललाम ये किसकी कृति दोस्तों, यह मतीराम जी की कृति है। चिंतामणि मत करिएगा दोस्तों, एक चिंतामणि रचना का नाम है, वो रचना दोस्तों रामचरण शुक्ल जी की है। जी हां, रामचंद्र शुक्ल जी की रचना का नाम चिंतामणि है और एक चिंतामणि नाम के व्यक्ति भी हैं। यहां रचना नहीं या व्यक्ति का नाम पूछा जा रहा, चिंतामणि। ठीक है, और इनकी रचना कौन है तो इसे रस विलास नाम सुना होगा। ठीक है, श्रृंगार मंजरी नाम सुना होगा, रस विलास। ठीक है, रस विलास और क्या, श्रृंगार मंजरी, ये सब दोस्तों इन्हीं की रचना है। ठीक है, श्रृंगार मंजरी। इस तथ्य को भी आप याद रखें। जब हम कोई सवाल अटेंड करते हैं ना, तो मेरी कोशिश ये होती है कि आप रटिए नहीं, साथ ही साथ और जो है जवाब आप ध्यान में दीजिए, क्योंकि ये सब नहीं जवाब है तो कब ऐसे सवाल उठ खड़े हों कुछ कहा नहीं जा सकता है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल देखिए, कर तुलसीदास किसकी रचना है। परीक्षा में आ जाए तो हर बच्चा गलत करेगा। लोगों को क्या है ना, तुलसीदास नाम आती गोस्वामी तुलसीदास की याद आ जाती। ठीक है, और वो अपना जवाब कहां लेके जाएंगे, गोस्वामी तुलसीदास की तरफ, जबकि ये जवाब है नहीं। ठीक है, अच्छा मैं आपको बताऊं, ये जो तुलसीदास है ना, ये एक रचना है, एक कृति है, एक रचना का नाम है। गोस्वामी तुलसीदास एक व्यक्ति के रूप में भी थे, उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। जैसे दोस्तों आप रामचरितमानस की वजह से उन्हें आप याद रखते हो, याद रखें। ठीक है, हनुमान बाहुक हो गया, रामाज्ञा प्रश्नावली हो गया, पार्वती मंगल हो गया, जानकी मंगल हो गया, ये सब दोस्तों उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं जिसकी वजह से हम उन्हें याद करते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो तुलसीदास कृति है ना, ये किसकी कृति दोस्तों, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कृति है। भविष्य में कभी दोस्तों सवाल बने तो आप ये बताइएगा। ठीक है, और एक चीज और दोस्तों, या अच्छा ये एक चीज और, अगर हम यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात कर ही रहे हैं तो इनकी दोस्तों सबसे फेमस जो रचना है वो दोस्तों कुकुरमुत्ता। ठीक है, कुकुरमुत्ता। और दूसरा लिखिएगा दोस्तों नए पत्ते, कुकुरमुत्ता नए पत्ते।
तीसरा दोस्तों सब लेडीज लोगों का नाम है, जैसे अनामिका हो गया, जैसे गीतिका हो गया, ठीक है। देखिए कितने मतलब ज्यादातर नाम दोस्तों इसी तरह आपको मिलेंगे। अनामिका हो गया, गीतिका हो गया, अर्चना हो गया, आराधना हो गया ना। अर्चना किसका नाम है? ये सभी तो महिलाओं के नाम है। अर्चना हो गया, आराधना हो गया ना, आराधना क्या हो गया? आराधना, आराधना। तो ये सब तथ्य दोस्तों आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस सवाल के लिए, ठीक है। और आ गया जी दोस्तों, कर नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये दोस्तों प्रसिद्ध पंक्ति दोस्तों किसकी है? हर बार दोस्तों मैं आपके सामने इस तरह के भी सवाल लेकर आता हूं, पंक्तियों से संबंधित सवाल। करा सोहन लाल द्विवेदी? बिल्कुल भी नहीं। माखन लाल चतुर्वेदी भी नहीं। सुभद्रा कुमारी चौहान भी नहीं। ये लाइन है दोस्तों मैथिली शरण गुप्त जी की। जी हां दोस्तों, किसकी लाइन है? मैथिली शरण गुप्त जी की लाइन है। नर हो, नर यानी व्यक्ति हो, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये इन्हीं की कृति दोस्तों। तो आपको सिर्फ इतनी बात यहां पे बतानी थी। आगे आ जाइए, करा कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? मान लीजिए परीक्षा में ऐसा और इस तरह के सवाल आते भी हैं, खासकर के नहीं वाले सवाल तो और खतरनाक हो जाते हैं ना। करा कौन सी रचना केशव दास, आचार्य केशव दास की रचना कौन सी नहीं है? कवि प्रिया, रसिक प्रिया मैंने पीछे आपको बताया। विज्ञान गीता भी इन्हीं की रचना है। रामचंद्रिका बहुत पॉपुलर कृति है, रामचंद्रिका वो भी दोस्तों केशव दास जी की रचना है। रामाज्ञा प्रश्नावली दोस्तों इनकी रचना नहीं है। फिर सर किसकी रचना है रामाज्ञा प्रश्नावली? तो याद रखिएगा ये गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। किसकी रचना है? गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना दोस्तों। अच्छा, तुलसीदास जी का नाम ले ही लिए हैं तो आप इनकी कम से कम 3-4 रचनाओं का नाम याद रखिए। सर सबसे ज्यादा फेमस तो रामचरितमानस है, हाँ रामचरितमानस सबसे पॉपुलर है, ठीक है। इसके बाद हनुमान बाहुक नाम है। पार्वती मंगल पहले याद रखिए, ठीक है। पार्वती मंगल और जानकी मंगल दोनों इन्हीं की रचना है, ठीक है। पार्वती मंगल और जानकी मंगल, ठीक है, जानकी मंगल। इसके बाद दोस्तों हनुमान बाहुक याद रखिए, हनुमान बाहुक, ठीक है, हनुमान बाहुक। रामाज्ञा प्रश्नावली, ये सब दोस्तों इन्हीं की कृति है, इसलिए इन्हें भी आप याद रखेंगे, ठीक है। बाकी कवितावली, दोहावली ये सब आप जान ही रहे हैं, ठीक है। सूर सरावली खाली अलग रखिएगा। सूर सरावली जो रचना है वो सूरदास जी की रचना है, तो वहां कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। एक सवाल और देखिए, बिखरे मोती दोस्तों किसकी रचना है? ठीक है, आपको लग रहा होगा सर 4-5 सवाल तो आप इसी चैप्टर से दे रहे हैं। भैया टीजीटी पीजीटी भी मैंने यहां कवर किया है, और आप ना थोड़ा सा लेवल हाई करके पढ़िए। जितना लेवल हाई करके पढ़ेंगे आनंद उतना ज्यादा आएगा, ठीक है। बिखरे मोती, पहले बताइए जल्दी से, बिखरे मोती दोस्तों किसकी रचना है? क्या धर्मवीर भारती की रचना? बिल्कुल नहीं। रामचंद्र शुक्ल की रचना? बिल्कुल नहीं। जयशंकर प्रसाद? बिल्कुल नहीं। महादेवी वर्मा? बिल्कुल नहीं। ये किसकी रचना दोस्तों? ये सुभद्रा कुमार। सर वो जिन्होंने झांसी की रानी लिखा है, हाँ उन्हीं की है दोस्तों रचना ये, तो याद रखेगा ये इन्हीं की एक और कृति का नाम क्या दोस्तों? झांसी की रानी। क्या नाम है दोस्तों? झांसी की रानी, ठीक है। और दूसरी कृति क्या दोस्तों? बिखरे मोती। जी हां दोस्तों, झांसी की रानी और बिखरे मोती ये। अच्छा, रानी से याद आ गया, रानी केतकी की कहानी दोस्तों वो इंसा अल्लाह खां की रचना थी। रानी केतकी की कहानी याद रखेगा, वो इंसा अल्लाह खां की रचना थी, ठीक है। और इनकी एक और फेमस कृति लिखिएगा, वीरों का कैसा हो बसंत, ठीक है। वीरों का कैसा हो बसंत, ठीक है। इनकी जो रचनाएं दोस्तों ना मतलब एकदम ओजपूर्ण रचनाएं हैं, ये आप ध्यान रखेंगे तो ये आपका जवाब हो जाएगा। चलिए और आगे आते हैं। करा नीलकंठ में समास कौन सा? बहुत ध्यान से सोचिए समझिए बताइए। पहले आइए समास विग्रह करते हैं। समास विग्रह करेंगे तो आएगा नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका। अब आप कहते हैं किसका कंठ नीला है? तो याद रखिए आप कहते हैं भगवान शिव का कंठ नीला है, हाँ? तो शिव की वजह से बहुब्रीहि कर दिया। क्या यहां कर्मधारय नहीं है? बिल्कुल, ऐसे में कर्मधारय समास भी होता है, बहुब्रीहि भी होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि न दिया हो तब जवाब क्या देंगे? कर्मधारय। अगर बहुब्रीहि दिया है तो हर हाल में जवाब क्या होगा? बहुब्रीहि समास ही होगा, ठीक है। एक छोटी सी बात मुझे आ गई इस कंठ से, ठीक है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपने गले में विष धारण कर लिया था ना, जब समुद्र मंथन से जो विष निकला वो विष दोस्तों किसने पिया? शिव ने पिया। तो इसीलिए कहते हैं जो अमृत पीते हैं वो देव होते हैं। देवताओं ने क्या ग्रहण किया? अमृत ग्रहण किया। जो अमृत पीते हैं वो देव होते हैं, और जो विष पीते हैं वो महादेव होते हैं, और जो विष पीकर भी मुस्कुराएं
वो क्या होते हैं, पतिदेव होते हैं। ठीक है, आनंद लीजिए, थोड़ा सा हिंदी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा अगर भाव नहीं रखेंगे, मजेदार तो हिंदी की क्लास आप पढ़ के बोर हो जाएंगे। मेरी क्लास में आने के बाद बोर नहीं होंगे। अच्छा, बड़ी मुस्कुराहट आ रही होगी चेहरे पर, अरे नितिन सर ने क्या बोल दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ते समय थोड़ी सी जो है इस तरह से हो तो फिर क्लास का मजा बढ़ जाता है। आगे देखिए, अगला सवाल दे रहा है कि जन्मभूमि। जन्मभूमि दोस्तों समास कौन सा है? अब पहले समास विग्रह आपको आना चाहिए। ठीक है, तो जन्मभूमि का समास विग्रह हो जाता है जन्म का स्थान। भूमि मतलब, भूमि का तात्पर्य किससे है? स्थान से है, तो जन्म का स्थान। ठीक है, और का दोस्तों लग गया तो क्या हो जाएगा? यह संबंध तत्पुरुष को दर्शा रहा है। किसे दर्शा रहा है? संबंध तत्पुरुष को दर्शा रहा है, क्योंकि काकी, के, नानी, ने, रारी, रे सभी पढ़ते हैं ना। तो इस तरह से दोस्तों क्या हो जाएगा, यहां तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये आपका सही जवाब। बाकी तो केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, और आप कंफ्यूज हो जाएं ऐसा सवाल आज तक बना नहीं। ना 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 ना, नॉर्मल बच्चे कंफ्यूज है सर, स्टडी 90 वाले नहीं। ठीक है, आगे देखिए, करा रस्यंतरण का सही संधि विच्छेद क्या है? क्या सर ऐसा शब्द दे दिए, हम कायदे से बोल नहीं पा रहे, हम संधि विच्छेद का बताएंगे। अरे भाई आप घबराओ, मेरे रहते ऐसा हो नहीं सकता, आप बोल, मैं सिखाऊंगा आपको। सुनो, लिखा है राष्ट्यंतरण, थोड़ा सा खतरनाक शब्द है ये। सब देख करके ना बच्चे के दिमाग में आता है यण कर दे, यण। हालांकि ऐसा ऑप्शन कुछ है नहीं। यण कर दोगे, क्या कर दोगे? पहले संधि विच्छेद करो। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है राशि, दूसरा शब्द है अंतरण। ठीक है, तो अंतरण वाला तो दोस्तों हर जगह वही लिखा हुआ अंतरण। ठीक है, तो एक बात तो कंफर्म होगा कि सर मामला अंतरण का ही है, लेकिन दोस्तों राशि ऐसे लिखा नहीं जाएगा और रस होता नहीं है। ठीक है, तो क्या जवाब होगा? राशि धन अंतरण हो जाएगा, रास्यंतरण। ठीक है, और दोस्तों यहां पर अगर संधि आपसे पूछ लेना तो बताएगा दोस्तों यहां पर दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी है दोस्तों? यहां पर दीर्घ स्वर संधि है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों एकदम परफेक्ट जवाब है। अगर आपने चूज किया तो फिर आपका भी उत्तर सही हो गया। अच्छा ये देखिए, अक्षौणी। सर पिछले वाली क्लास में आपने प्रौढ़ बताया था, चलिए बहुत बढ़िया। प्रौढ़, प्रौढ़ में मैंने क्या बताया था? प्रौढ़ में दोस्तों प्रधन ऊढ़ बताया था ना। क्या बताया था? प्रधन ऊढ़। ठीक है, और यहां पर आपको बताया था कि दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर दो औ लिखा जरूर था, लेकिन दोस्तों यहां पर मैंने कहा था गुण स्वर संधि कीजिएगा। औ देख करके आपको वृद्धि नहीं करना है, यही मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, यही मैंने सिखाया था कि ये वाला मत कीजिएगा, ये वाला कीजिएगा ना। लेकिन इस बार बच्चा देखा औ की मात्रा, सोचा नितिन सर ने सिखाया था गुण करना, गुण नहीं भैया, यहां वृद्धि ही होगा। देखिए औ की है, यहां पर जब आप करेंगे अक्षौहिणी का तो दोस्तों अक्षौहिणी। ठीक है, अक्षौहिणी का दोस्तों क्या हो जाता है? अक्षधन ऊहिनी। क्या हो जाता है? ऊहिनी हो जाता है। और यहां पर दोस्तों क्या होता है? यहां पर यही होता है, वृद्धि स्वर संधि होता है। कंफ्यूजन में मत कीजिएगा कि कुछ भी जवाब दे दें। ठीक है, कभी कभी अपवाद स्वरूप कुछ आ जाता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। कह रहा मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं। ठीक है, इसमें अलंकार आपको बताना है। मैया मैं तो चंद्र। देखिए सबसे बड़ी घटना है ना कि आपको उपमान और उपमेय में समझ में नहीं आता सर क्या मामला है। मैं कहता हूं उपमान उपमेय छोड़ो, चाहे कौन हो उपमान उपमेय हो, हम कह रहे हैं दुई लोग होंगे इससे मतलब रखो। मतलब कोई हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, एक आदमी, एक वस्तु, कुछ भी ऐसा कुछ होगा, तभी तो भाई एक को आप उपमान बोलेंगे, एक को आप उपमेय बोलेंगे। हम कह रहे हैं छोड़िए, मत याद रखिए ना किसे मैं आज पढ़ा के क्या करूंगा, आप आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे। तो ऐसी चीज पढ़ने की जरूरत क्या है, उसको अपने देसी भाषा में हम समझ लेते हैं कि समझिए कि दो लोग हैं। ठीक है, लोग में कुछ भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है। कह रहा मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले, मैं चांद के जैसा खिलौना चाहिए। तो एक तरफ खिलौना एक तरफ चांद, दोनों की बराबरी कर दीजिए। हाँ सर ये कैसे संभव है? होता ना बड़ा चांद उतना बड़ा खिलौना चाहिए। अरे बच्चा है ना, बच्चे को तो चांद छोटा से दिखता है ना। आपको पता है कि चांद जो है बहुत बड़ा सैटेलाइट उपग्रह है, पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। अरे आप न जानते हैं, पढ़े लिखे बच्चा है, आप नहीं खिलौना आप खिलौना मांगते हैं, बच्चा मांगता है ना, उसे क्या पता चांद के बारे में। तो चांद को खिलौना समझता है। तो कह रहा मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। यानी जब दोस्तों क्या कर दिया, अब इसी में से कोई ना कोई एक उपमेय होगा, कोई उपमान होगा। दोस्तों जब इसमें भिन्नता ना हो पाए, कैसे भिन्नता होगा? बच्चे का पता क्या भिन्नता है? बच्चे को पता है क्या? यस नो? नहीं सर बच्चे को नहीं पता है। क्या दोनों में अंतर बच्चे को पता है क्या? उसको तो खिलौना ही नजर आ रहा है ना। हाँ सर बात सही, बस
जहां पर भिन्नता न नजर आए, मामला खत्म, रूपक उत्तर होगा। ठीक है, याद रखिएगा क्या उत्तर हो जाएगा, रूपक। ठीक है, उपमा नहीं, उत्प्रेक्षा नहीं, भक्ति नहीं, वात्सल्य नहीं, क्या हो जाएगा, रूपक। हमेशा बस एक लाइन समझिए। तो यहां पर क्या हो गया दोस्तों, यहां पर जवाब हो गया, हम कह रहे हैं कुछ भी उपमान हो, हम कह रहे हैं कुछ भी उपमेय हो, मामला यह है कि भिन्नता न हो पाए। ठीक है, भिन्नता न हो पाए, इतना ज्यादा जब कोई चीज क्लोज आ जाती है वहां रूपक अलंकार कीजिएगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना आपको। ठीक है, समझ में आ गया ना। हाँ सर, ऐसा देसी में पढ़ाने वाला कोई इंसान हो तो हम सब सीख जाएंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। करा पुरुषा। दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था रोज मैं आपको एक ऐसा खतरनाक शब्द दूंगा जिसका नाम कभी आपने ना सुना हो, और इसी तरह से डेली दोस्तों मैं आपको एक एक शब्द देते चल रहा हूं। बड़ा कमाल का शब्द है पुरुषा। पुरुषा का अर्थ क्या हो दोस्तों, आपको बता। अब बच्चा सोचेगा सर पुरुषा, पुरुषार्थ, उसी में अर्थ जोड़ दिया। कहां है अर्थ जोड़ दिया भैया, अर्थ कहां जोड़ दिया, अपनी इच्छा से आप चलते हैं। अरे सर पुरुषार्थ नहीं, पुरुषा मतलब पुरुषत्व, जगाना है, पुरुषत्व ज्यादा, मर्दाना नहीं, भरोसा नहीं। पुरुषा मतलब सांत्वना। जैसे मान लीजिए किसी घर में कोई दुर्घटना हो जाए, आप जाते हैं सांत्वना, अरे भाई चलिए सब भगवान की सांत्वना देते हैं ना, बस यही सांत्वना क्या दोस्तों, इसी को पुरुषा कहते हैं। कल को परीक्षा में पूछेगा, थोड़ा अलर्ट रहिएगा। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि परीक्षा में कुछ भी ऐसा आ जाए जो हमारे बच्चे हल ना कर पाए। ठीक है, बस मैं चाहता हूं कि नहीं, आप पढ़िए मन लगाकर, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, लिख रहा है जम्बुक। दोस्तों किसका पर्यायवाची, जम्बुक। बच्चों को लगेगा कैसा जामुन होता है, नमो ऐसे ही दिख रहा है ना। अरे महाराज, नमो ऐसे ही दिखेगा तो कुछ भी उत्तर कर लेंगे। नमो मतलब बनमानुस का चेहरा हम लोगों से मिलता है तो हम बनमानुस हो जाएं। अरे भैया कुछ तो थोड़ा सा लिहाज रखो यार। ठीक है, तो यहाँ जामुन नहीं होगा सर। जामुन कौन बोला सर, हम तो जामवंत की बात कर रहे थे, उन्हें जम्बुक कहा जाता था। कहीं पढ़ा नाम आपने, जम्बुक कहीं नाम पढ़ा? अरे कहाँ, ऐसा आप सोचते हैं। ठीक है, यहां जवाब होगा दोस्तों सियार। क्या होगा, सियार। सियार को दोस्तों श्रृंगाल भी कहते हैं, श्रृंगार। अच्छा, श्रृंगार ल कहते हैं, श्रृंगार र कहते हैं। बड़ा ये तबियत खराब करने वाला सवाल है, तो याद रखेगा श्रृंगार ल, र माने तो हाई वाला श्रृंगार हो जाएगा, महिलाएं करती हो श्रृंगार आ जाएगा, वो नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ जम्बुक भी हो जाता है। यहाँ क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ सियार भी हो जाता है। सियार, जम्बुक, श्रृंगार, ये सब दोस्तों हो जाए। एक और लिखिएगा गीदड़। गीदड़ भी दोस्तों इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, गीदड़। तो ये सब दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा। आई बात समझ में, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है ना। चलिए और आगे करा उचित विलोम शब्द दोस्तों कौन सा नहीं है ये बता दीजिए, जो उचित नहीं है वो बता दीजिए। करा एकाग्र का विचलन, हम एकाग्र होके पढ़ेंगे, सारा दिमाग ये जगह होगा। विचलन माने विचलित होना, ये तो परफेक्ट है। ओझल का स्पष्ट, मेरी नजरों से ओझल दिख रहा है, ओझल क्लियर नहीं दिख रहा, स्पष्ट यानी साफ साफ दिख रहा है, यहां भी मामला सही है। ओजस्वी का निस्तेज, कि सर के चेहरे में बड़ा ओजस्वी चेहरा है। ओजस्वी मतलब तेज, ठीक है, और निस्तेज मतलब तेजहीन, यह भी सही है। रिजु माने क्या होता है, रिजु का मतलब होता है सरल। पहले रिजु का माने बताइए। ठीक है, रिजु का मतलब होता है सरल, और सरल का मतलब होता है सीधा। क्या होता है दोस्तों, एक्चुअली सरल माने क्या, रिजु का मतलब जैसे कैसी लाइन है, ये रिजु रेखा है, इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं सर ये सीधी रेखा है। बस मैं आपसे पूछूं कि सीधी की रेखा का उल्टा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे टेढ़ी रेखा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तब आप कहेंगे यहां पे सर टेढ़ी हो जाएगा ना। क्या होगा, यहां क्या हो जाएगा, यहां टेढ़ी हो जाएगा, टेढ़ी, ऐसे ना, टेढ़ी रेखा। और टेढ़ी रेखा को इसको रिजु कहते हैं, और टेढ़ी रेखा को क्या कहते हैं पता है, टेढ़ी को कहते हैं वक्र। क्या कहते हैं, वक्र। बस यहां दोस्तों ये सरल लिख के दोस्तों गड़बड़ कर दिया था, इसी को अगर वक्र कर दिया होता तो मामला सेट हो गया होता। बाकी कौटिल्य का आर्जव होता है, ये परफेक्ट है। तो क्या गड़बड़ था वही आपको ढूंढना था। ऑप्शन नंबर डी चौथा वाला दोस्तों गड़बड़ है, ये आप समझिएगा। आगे आइए, करा अशुद्ध विकल्प का चयन कीजिए जो गलत विकल्प है। करा जिसने ऋण लिया हो उसे क्या कहते हैं, सर ऋणी कहेंगे, ऋणी। अरे वो तो आसान वाला है, परीक्षा में अधमर्ण देता है। क्या देता है, अधर्मण देता है। ठीक है, या फिर इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम ऋणी भी लिख सकते हैं। ठीक है, शीघ्र प्रसन्न होने वाला भगवान शिव, इसीलिए उन्हें आशुतोष कहते हैं। आप विष्णु भगवान की पूजा बैठेंगे ना, हजारों साल करना पड़ेगा, मरमुरा जाएंगे, दर्शन देने विष्णु जी आएंगे नहीं। ठीक है, उनकी पूजा में एक शब्द गड़बड़ नहीं होना चाहिए, पूजा के विधि विधान में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अरे सर तो बड़ा डिफिकल्ट। हाँ, तो विष्णु जी की पूजा करेंगे तो भैया ये आप ध्यान रखें। और शंकर जी की पूजा में
आप देखिए कभी शिवालय में लोग पूजा करते ही कोई आ ला ला ला, मतलब कुछ भी करने में आदमी लगा, हाँ वो शिव वैसे ही प्रसन्न होते हैं ऊट पटांग हरकत से। जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहते हैं? आशुतोष कहते हैं। क्या कहते हैं? आशुतोष। मामला समझ में आ रहा है ना? इसीलिए उन्हें भगवान शिव का पर्यायवाची क्या? आशुतोष उनका पर्यायवाची है। ठीक है, आशुतोष मतलब जो जल्दी प्रसन्न, कोनो विधि विधान नहीं, जैसे इच्छा हो, नहा के बिना नहाए खाए पी के मांस मछली कुछ भी जैसे हो सब शिव तुम्हारे हैं। ठीक है, ये वाली हालत होती, तो शिव की इसीलिए लोग ज्यादा आराधना करते हैं। नवीन आदर्शों पर चलने वाला क्या कराता? गतानुगतिक न, नवीनपन नहीं, जो रूढ़िवादिता पर चलता हो, जो पुरानी अवधारणाओं पर चलता हो, जो पुराने आदर्शों पर चलता हो। ठीक है, जो प्राचीन आदर्शों पर, जो पुरातन आदर्शों पर चलने वाला है उसे दोस्तों गतानुगतिक कहते हैं। यही गड़बड़ है। 2 बार जन्म लेने को द्विज कहा जाता है। दांतवा 2 बार आता है, एक बार दूध वाला टूटता है तो नया आता है। ठीक है, तो इसीलिए दांत को दांत का एक अनेकार्थक में द्विज शब्द भी पढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरह ब्राह्मण को द्विज का सर ब्राह्मण 2 बार पैदा होता है। अरे एक बार गर्भ से पैदा होता है, गर्भ से, ठीक है, पैदा, दोबारा कैसे पैदा होता है? अरे दोबारा जब यज्ञोपवीत होता ना फिर से उनका जन्म माना जाता है। ऐसा क्या? हाँ ऐसा ही। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे। द्विज उन्हें कहा जाता है। जहां पहुंचा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अगम। जहां नहीं पहुंच सकते अगम। अद्भुत अगम्य साहस की परिभाषा है। जहां कोई नहीं पहुंच पाता वहां शक्तिमान जाता है। ठीक है, उसको छोड़ दीजिए, सुपरमैन है, हम लोग नॉर्मल इंसान है, हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। ऑप्शन नंबर सी कीजिए, आपका उत्तर सही हो जाएगा। बस इससे मतलब रखिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल दे रहा है जिसकी कीमत ना हो। अब बच्चा करता है बहुमूल्य। अरे जिसका बहुत मूल्य होता है उसे बहुमूल्य कहते हैं। क्या कहता है? ठीक है, जिसका मूल्य बहुत हो। ठीक है, बहुत हो, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, उसे बहुमूल्य कहते हैं। जिसका मूल्य ना हो या जिसकी कीमत, जिसका मूल्य ना हो उसे अमूल्य कहते हैं। निःशुल्क मतलब सीधे सीधे फ्री से आप इसका संबंध है। बेकीमती तो बिना कीमत का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कीजिए, सवाल का एकदम सही जवाब है। ठीक है, और आगे आइए। कर वीरू और जय में चोली दामन का साथ था। चोली दामन, जैसे बिना चोली के दामन का कोई अस्तित्व नहीं है, अब बिना दामन के चोली का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, उसी तरह से जय वीरू, कौन नहीं जानता जय वीरू का? अरे भुला गए का जी? शोले, अरे बसंती, गब्बर सिंह वाला, बस वही वाली। हाँ सर याद आ गया। तो जय वीरू में चोली दामन। अब आपको बताना है चोली दामन का साथ जो लिखा है इसका अर्थ क्या होता है? कर एक दूसरे पर निर्भरता, एक दूसरे, शत्रुता तो एकदम नहीं, सर दोनों एक दूसरे पे जान लुटाते थे। ठीक है, एक दूसरे से मित्रता, ठीक है, मित्रता कर सकते हैं। एक दूसरे से स्पर्धा, कॉम्पिटिशन, या फिर एक दूसरे से प्यार। अब बच्चा लगा प्यार में बहने, हे बसंती के चक्कर में, वो दोनों में तुम कहां जा रहे हो भाई? तुम्हारा उत्तर ये नहीं है। बसंती को पाने के लिए स्पर्धा चल रहा था, स्पर्धा भी नहीं है। मित्रता तो सर बहुत मतलब एकदम गजब की मित्र, अरे मित्रता भी नहीं है। दोनों पर निर्भरता। ये चोली दामन का साथ मतलब निर्भरता, मोहब्बत नहीं। जैसे चोली और दामन एक दूसरे पे निर्भर हैं, एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। उसी तरह से दोस्तों यहां पर निर्भरता हो जाएगा। ये आपका सही जवाब। आप भावनाओं में ना बहिए। कर पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे डट 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 डट, अरे गाली नहीं लिखना है यहां पे भैया। ठीक है, यहां इन्हीं 4 में से 5 में से कुछ ढूंढना है। करा कहीं का ना रखा, पिता ने उसे कहीं का ना रखा, अच्छा ठिकाने लगा दिया या तिलांजलि दे दिया, या घर से निकाल दिया, हत्या कर दिया। आजकल दुनिया में सब संभव है। बाप बेटवा को मार दे रहा है, बेटवा बाप को मार दे रहा है। गजब गजब दुनिया। जैसा संस्कार की कमी है, संस्कार ही सब कुछ है। जैसा आप देके अपने पुत्रों को बड़ा करेंगे वैसा ही संस्कार होगा। ठीक है, तो मार दिया तो मुझे लगता है दिया होगा वैसा संस्कार, तबे ना मार दिया होगा। अच्छा संस्कार देते तो काहे मार देता जी। ठीक है, यहां हो जाएगा दोस्तों तिलांजलि दे दी। थोड़ा बढ़िया शब्द लिखेगा तिलांजलि। तिलांजलि देने का मतलब क्या होता है बताइए? तिलांजलि देने का मतलब होता है त्याग देना। ठीक है, कि ऐसी हरकतों से आकर के पिता ने क्या कर दिया? पुत्रों को त्याग दिया। क्या कर दिया? त्याग दिया। कि है तुम लोग हमारा नाम बदनाम कर रहे हो, एकदम त्याग दिया हमेशा हमेशा के लिए। तो ये दोस्तों जवाब होगा तिलांजलि देना। इसके जगह पे कुछ और न कीजिएगा। कह रहा गुरु गुड़ और चेला चीनी हो जाए। हाँ
ये अगर बैचवा आप पढ़ लिए ना, अच्छा बहुत सारे बच्चे होते हैं बाद में फ़ोन करते हैं, नितिन सर वो आपका बैच पढ़ के ना हम हिंदी के टीचर हो गए, ठीक है, और हमारे पास इस समय 5,000 लड़के पढ़ रहे हैं। ऐसा होता है कई बार, ठीक है, हम फला जगह पढ़ा रहे हैं सर, बहुत बढ़िया, थोड़ा सा इस विषय पे भी वीडियो बना देते हैं, हम उसको देख लेते हैं, बच्चे सब पूछ रहे, अच्छा अच्छा ठीक बना देते हैं साहब। हाँ, तो यहाँ क्या हालत है, याद रखिएगा, गुरु गुड़ है और चेला ची, अरे बहुत बढ़िया है, चीनी हो गया जी। क्या है ना, मेरे अंदर नफरत की भावना नहीं रहती। अरे शिक्षा देने से बढ़ती है, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। हाँ, चोरा के रख के कहाँ जाएंगे, मर मुरा जाएंगे एक दिन, तो लेके जाएंगे कहीं पे। इसलिए ये सब नहीं सोचना चाहिए। अजीब मानसिकता के लोग होते हैं, कुछ लोग सोचते हैं अपने से नहीं होता भैया, अपना बहुत सीधा कर। गुरु हमेशा सर्वोपरि होता है, ये तो अलग बात है कि सर्वोपरि होता है, भाई उन्होंने शिक्षा दिया तो सर्वोपरि होंगे। कर गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, ये हो सकता है। चेले द्वारा महान कार्य करना, गुरु के कथनानुसार कार्य करना, गुरु बाप होता है, चेला बेटा होता है। अरे यही सब रह गया, ठीक है। यहां आप कीजिए कि गुरु से चेले का आगे बढ़ जाए। हाँ, गुरु से चेला जब आगे निकल जाए, उसके लिए दोस्तों होता है कि गुरु गुड़ और चेला क्या हो गया, चीनी हो गया। दोस्तों मेरे कहने से ना आप आइए, एक बार आप पढ़िए, कहीं भी आपका नुकसान नहीं होगा। हमने जितना भी बैच बनाया एकदम परफेक्ट बैच है दोस्तों। क्या है ना, आप देखते होंगे नितिन सर बहुत अधिक बैच पे काम नहीं करते। मेरी शुरू से मानसिकता रही कि हम जितना काम करेंगे अच्छा करेंगे या नहीं करेंगे। अब मैं गलत कर रहा हूं, बताइए भाई, हम 50 बैच लॉन्च करके क्या करेंगे अगर हम उसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हैं। जहां हम बेस्ट कर सकते हैं, जहां हम बेहतर कर सकते हैं, हम केवल उतना ही काम करते हैं। हमसे कोई अगर यूपी टीजीटी की बात करते हैं, मैं मना करता हूं, भैया यूपी टीजीटी के लिए बैच नहीं। लेकिन अगर बीपीएससी टीजीटी के लिए कोई पूछता है तो मैं कहता हूं आप आइए बैच में। क्यों दोस्तों, अब देखिए मेरे स्थान पे दूसरा मास्टर होता तो टीजीटी का बैच बनाया ना, वही पे लिख देता कि यूपी टीजीटी, एमपी टीजीटी, राजस्थान टीजीटी, झारखंड टीजीटी, छत्तीसगढ़ लिख देता, और यही क्लास उठा के हर जगह ठोक देता। ये करता ना, मेरे से नहीं होता। मेरा कहना कि बीपीएससी मतलब बीपीएससी। जब यूपी टीजीटी पे काम करेंगे तो लेवल अलग होगा, जब राजस्थान टीजीटी पे काम करेंगे तो लेवल अलग होगा। भाई जिस एग्जाम को फोकस कर रहे हो, सारा फोकस एक जगह रखो ना भाई, दूसरा नहीं। तो इस तरह से दोस्तों स्पेशली आपके लिए बैच है। बाकी जो हमारे फाउंडेशन कोर्स होते हैं, फाउंडेशन मतलब क्या, जैसे हमने इतिहास का फाउंडेशन बनाया, अब इतिहास पढ़ा तो बच्चे कहते हैं सर संविधान नहीं पढ़ाएंगे। अरे पढ़ाएंगे भाई, एक बार आप इतिहास नहीं पढ़ना, आपको खाली संविधान पढ़ के पास हो जाएंगे। अरे पहले एक विषय पढ़िए तो सही, आपका ये विषय समाप्त होने से पूर्व आपको दूसरा विषय मिल जाएगा। जब पढ़ेंगे तो एक ही तो विषय पढ़ेंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि दिन भर में 10 अलग अलग विषयों की क्लास करेंगे, ठीक है। तो आप एक मौका दीजिए, डेमो क्लास, आप एक बार इसमें डेमो आके देखिए। मैं 1857 की क्रांति के ऊपर एक इतना शानदार जो है वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया। मेरी इच्छा हुई कि मैं बच्चों के लिए एक क्लास फ्री कर दूं, तो मैंने वो क्लास फ्री कर दिया। आप इस वाले बैच में आके आपके पढ़ा होगा ना कहीं 1857 क्रांति पढ़ा होगा, बड़ा आसान सा चैप्टर भी है, मजेदार भी है। एक बार आप मेरे पास आ जाओ, देखो मैं कैसे पढ़ाया हूं भाई। उसी चीज को दुनिया में अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। आप केवल मुझे देखना, 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास होगी, आप देखना यहां आके इस बैच में। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, स्टडी 91 ऑफिशियल, वहां पेड कोर्स में आके ये वाली क्लास एक बार खाली देखो ओपन करके, ठीक है। समय के साथ मैं डेमो क्लास चेंज भी करता रहता हूं, हो सकता है बाद में आए तो न भी मिले, तो बेहतर एक बार देखिए, ठीक है। बहुत कुछ आपको ऐसा सीखने सुनने को मिलेगा, आपको खुद ही लगेगा कि हाँ नितिन सर का बैच ज्वाइन करने में कोई नुकसान नहीं है। फायदा छोड़ नुकसान तो कतई नहीं है, ये आप मान लीजिए। आगे देखिए, कर्ण निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। मैं आपको तरीका क्या बताया दोस्तों, सबसे पहले ऐसे 2 कॉलम बना लीजिए, एक तरफ लिखिए पुल्लिंग और एक तरफ लिखिए स्त्रीलिंग ना, और उसके बाद देखना शुरू कीजिए। अब इसके साथ कोई क्या करिए, कोई विशेषण लगा, जैसे रक्त, ठीक है, रक्त बह रहा है कि रक्त बह रही है, तो आप कहेंगे सर बह रहा है। बह रहा से क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं कहूं कि बह रहा है या बह रही है, तो आप कहेंगे बह रहा है। शहद अच्छा है अच्छी है, आप बताइए, तो आप कहेंगे सर शहद अच्छा है, ठीक है। नशा ज्यादा अच्छा है कि अच्छी नशा, आप कहेंगे अच्छा नशा है सर, ठीक है, अच्छा नशा, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा पुल्लिंग। अच्छी सड़क या अच्छा सड़क, अब आप कहेंगे सर सड़क तो अच्छी होती है, क्या होती, अच्छी, तो अच्छी होती तो क्या कीजिए, अच्छी होती तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, और आपसे ही तो पूछा था, ठीक है। तो भाग्य भी दोस्तों पुल्लिंग होता फिलहाल, ठीक है। तो यहां पे आप याद रखेंगे क्या जवाब हो जाएगा, डी वाला उत्तर हो जाएगा। ऐसे पढ़िए,
मैं कहता हूं क्या नहीं हल होगा, सब हल होगा। ठीक है, आगे देखिए, करा अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था ना, तो दोस्तों यह क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल, क्योंकि अब पूरी तरह मतलब राज किया था तो किया था, इसमें और कुछ है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो बाकी सब ऑप्शन होगा नहीं। संदिग्ध तब होता जब संदेह का भावना होता। ठीक है, और हेतु मद जब निर्भरता होती। तो इस तरह से दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर जो है सी आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा शब्द सदैव बहुवचन है? सदैव बहुवचन में दोस्तों कौन सा आता है? आइए, एक तरफ दोस्तों एक वचन कर लेते हैं और एक तरफ दोस्तों बहुवचन कर लेते हैं। ठीक है, याद रखेगा, आकाश एक वचन में आता है, बारिश भी एक वचन में आता है, लोग दोस्तों बहुवचन में आते हैं, दो लोग बहुवचन में आते हैं, जबकि जनता और भीड़, बहुत कंफ्यूजन भरा सवाल है, जनता और भीड़ को एक वचन कहा जा रहा है और लोग को बहुवचन कहा जा रहा है। बच्चा अपना माथा ऐसे ठोक लेगा। सोचो कितना कंफ्यूजन भरा सवाल है भाई। एक मास्टर अगर ढंग से समझाए ना इस बात को, आप मुझे बताओ बच्चा क्यों गलती ना करे? बताओ कोई कारण। भाई जनता और भीड़ एक वचन होता है और लोग जो तो बहुवचन होता है। समझो बात को, कितना खतरनाक ना। उसी तरह से बारिश, आकाश, या फिर मान लीजिए यहां पे आप पानी लिख दिए होते, क्या लिख दिए होते? पानी। तो दोस्तों ये सब आसमान से गिरता है, ये भी एक वचन होता है। लिक्विड में जितने आइटम है सब एक वचन में चले जाएंगे। फिलहाल यहां लोग आप याद रखेंगे, ये आपका सही जवाब होगा। करा मोहन ने घड़े से पानी ढाला, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अब मोहन के साथ ने जुड़ा हुआ तो कर्ता कारक, घड़े के साथ से जुड़ा हुआ हो तो करण कारक, क्योंकि करण को दोस्तों माध्यम के रूप में देखा जाता है। अब पानी ढाल रहा है यानी पानी घड़े से अलग होकर नीचे गिर रहा है, तो अपादान कारक भी। क्यों दोस्तों? अलगाव। हाँ, जब आप ये पढ़ते हैं कि हिमालय गंगा से निकलती, वहां भी तो हिमालय से अलगाव हो रहा है गंगा का। उसी तरह पानी ढल रहा है, निकल रहा है, घड़े से दूर हो रहा है, तो अलगाव यानी उपरोक्त सभी। देखिए एक ही सवाल में सब आपको दे दिया, कितने तरह के कारक हैं। अब परीक्षा में ध्यान देने वाली बात है कि इसके नीचे अंडरलाइन कर देगा तो कर्ता बताना, इसके नीचे अंडरलाइन करेगा तो करण बताना, और अलगाव के लिए पूछे स्पेशली तो फिर अपादान बताना, और नहीं तो तीनों बताना। हाँ, आई बात समझ में? ऐसे दोस्तों हम लोगों को पढ़ना होगा, अपने आप को बेस्ट बनाना होगा, रगड़ रगड़ के मेहनत करके। ठीक है, कर अधि उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा नहीं है? उपसर्ग दोस्तों कहां लगता है? उपसर्ग हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगता है, स्टार्टिंग में। ठीक है, अब देखिए अध्यक्ष में दोस्तों क्या उपसर्ग होगा? अधि उपसर्ग होता है। अधिधन अक्ष बराबर अध्यक्ष, तो यहां अधि हो जाएगा। अधिधन नायक बराबर क्या हो जाएगा? अधिनायक। ठीक है, यहां भी अधि उपसर्ग। अधिधन सूचना बराबर क्या हो जाता है? अधिसूचना। ठीक है, अधिसूचना। ठीक है, यहां भी हो जाएगा। अधिधन आदेश बराबर अध्यादेश। अधिधन आदेश बराबर अध्यादेश। ठीक है, और अधिकतम में दोस्तों अधिक शब्द होता है। मूल शब्द क्या होता है? अधिक। अधन तम, यहां दोस्तों तम क्या है? यहां तम प्रत्यय है, और आपसे तो उपसर्ग पूछा था, तो यहां ऑप्शन नंबर ई याद रखेगा, ये इसमें उपसर्ग नहीं, अधि उपसर्ग नहीं है। बस इतनी सी बात आपसे पूछ लिया था। आगे बढ़िए, करा नी प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा नहीं है? बताइए, नी प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना हुआ? प्रत्यय हमेशा कहां लगता है दोस्तों? ये शब्द के अंत में लगता है। कहां लगता है? शब्द के अंत में। चटनी में दोस्तों चटधन्नी, चटधन्नी, चटनी हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? चटधन्नी। इसी तरह सूंघनी में दोस्तों क्या हो जाएगा? सूंघधन्नी हो जाएगा ना, सूंघनी। इसी तरह से शेर होता है मूल शब्द, उसमें नी प्रत्यय जुड़ गया, शेरनी। भूत होता है मूल शब्द, इसमें नी प्रत्यय जुड़ गया। चीनी तो दोस्तों चीनी होता है, चाहे खाने वाली चीनी की बात कर दें, चाहे चाइना वाली चीनी की बात कर दें, चीनी तो चीनी है। इसमें नी हटा के ची लेके क्या करेंगे? दांत चियारेंगे। अरे तो जवाब तो नहीं होगा ना। तो याद रखेगा कौन सा नी प्रत्यय से नहीं बना, तो याद रखेगा ई वाला, चीनी शब्द, इसमें नी प्रत्यय नहीं है, यही आपको याद रखना था। हाँ, आप चीन की बात करते हो, चीन में बड़ी लग के चीनी बन गया, तब वो व्यक्ति को दिखाता, लेकिन जो खाने वाली चीनी शर्करा, उसका क्या करते हो? तो यही रहता। ठीक है, आगे देखिए, करा प्रश्न दे रहा है कि दिए गए वाक्यों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, एक सेट करना है इनको। ठीक है, करा पक्षियों की मधुर चहचहाहट दिन की शुरुआत को खास बनाती है। जीवन में सुख और दुख पाने के लिए प्रकृति से जुड़ना आवश्यक है। सुबह की ताजी हवा मन को शांति और सुकून देती है। पेड़ों की हरी भरी शाखाएं प्रकृति की सुंदरता का एहसास कराती है। अब आपको समझना पड़ेगा, आप घर से निकलेंगे, मान लीजिए गार्डन चले गए, तो सुबह की ताजी हवा क्या कर रही है? मन को शांति और सुकून दे रही है, नंबर 1 पर आ जाएगा। फिर पेड़ों की हरी भरी शाखाएं जो है दोस्तों, ये सुंदरता का एहसास करा रही हैं। ठीक है, सुंदरता का एहसास करा रही हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या दोस्तों? पक्षियों की मधुर चहचहाहट ये दिन को खास बना रही है, और जीवन
में सुख और शांति पाने के लिए प्रकृति से जुड़ना होगा। तो 3 4 दोस्तों, 3 4 1 2 ये आपका परफेक्ट जवाब हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही सिस्टम से आप पढ़ते जाएंगे, सब समझ में आएगा। आज मैं गद्यांश कुछ अलग टाइप का लेकर आया हूं भाई, वही घिसे पिटे सवाल, गद्यांश पद्यांश, मजा नहीं आएगा। मैंने कहा कुछ नया करते हैं। ठीक है, 1 2 वीडियो बात करने वाला था लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाया मैंने कहा नहीं आज से ही करते हैं। ठीक है, यहां कुछ रिक्त स्थान दे दिया है गद्यांश में। देखिए जगह जगह 1 नंबर के पास 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, इसमें आपको यहां सवाल जो पढ़ेंगे इसी में से कोई एक शब्द सेट करना पड़ेगा। अब इस बार आप पहले सवाल देखिए, हर बार सवाल पढ़ते हैं सबसे, देखिए सबसे के बाद डैश था, सबसे और साधन है, तो सबसे और साधन के बीच में क्या लिखना है आप बताइए। सबसे साधन में उपयुक्त शब्द क्या होगा? सस्ता, सबसे सस्ता साधन, सबसे महत्वपूर्ण साधन, सबसे तुच्छ साधन, सबसे कठिन साधन या जटिल साधन। ये तो लाइन पढ़ने के बाद क्लियर होगा। पढ़िए लाइन क्या लिखा है दोस्तों, तो लाइन में लिखा हुआ है कि शिक्षा मनुष्य के, अरे बाप रे, शिक्षा जटिल साधन नहीं है, कठिन साधन नहीं है, तुच्छ साधन भी नहीं है। अब रही बात की सस्ता और महत्वपूर्ण में क्या है, अरे भाई महत्वपूर्ण करिए, इंपॉर्टेंस, एजुकेशन का इंपॉर्टेंस ना, सस्ता मत कीजिएगा, महत्वपूर्ण। तो क्या जवाब होगा? शिक्षा मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। क्या हो जाएगा? बी वाला भरी यहां पे। ठीक है, बी वाला सबसे महत्वपूर्ण साधन है जो उसे केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि विवेक और का विकास प्रदान करता है। किसका? ज्ञान के साथ साथ क्या देता है? कर विवेक, बुद्धि, हाँ, और क्या? कर विवेक के बाद भरना आपको, प्रलोभन देता है? नहीं। साहस देता है? आप बताइए। अनुशासन देता है, जिम्मेदारी देता है, दृष्टिकोण देता है, क्या देता है दोस्तों? तो याद रखेगा, पढ़िए और क्या दिया है। तो प्रलोभन भी नहीं दोस्तों, साहस नहीं, अनुशासन, जिम्मेदारी भी नहीं, दृष्टिकोण भी नहीं। क्या करेंगे? अनुशासन, कि विवेक और अनुशासन का विकास भी दोस्तों प्रदान करता है। क्या करेंगे? यही करेंगे ना? नहीं, अनुशासन में मजा नहीं आ रहा है ना, अनुशासन में मजा नहीं आ रहा है। विवेक और साहस का विकास नहीं, अनुशासन का विकास, जिम्मेदारी का विकास, दृष्टिकोण का विकास। विवेक और जिम्मेदारी कर लीजिए दोस्तों, ज्यादा बढ़िया लग रहा है। ठीक है, आपको अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा। हाँ, जब आप शिक्षित होते हैं तो आप जिम्मेदारी अधिक उठाते हैं, और जब आप अशिक्षित होंगे तो कितनी जिम्मेदारी उठाएंगे? कम ही रहेगा ना। नहीं यार, जिम्मेदारी तो फिर अशिक्षित व्यक्ति भी तो उठाता है भाई। हम कह रहे हैं, अब देखिए हमको ना कहीं से अंतर्यामी नहीं हूं मैं कि तुरंत हथवा रख दिया उत्तर मिल गया। पढ़ना पड़ता, दिमाग में यहाँ कैलकुलेशन चल रहा है, कौन सा बेस्ट। केबीसी में जैसे रिमोटवा बटा होता है सबके पास कि ऑडियंस बताइए, सब ने अपना अपना उत्तर दिया, वैसे दिमाग वो अपने हिसाब से उत्तर ढूंढ रहा है क्या हो सकता है। मन में आया अनुशासन, फिर लगा यार अनुशासन से, अनुशासन का विकास, इस मतलब सेंटेंस ठीक सेट नहीं हो रहा है, इस वजह से कट कर दिया। फिर लगा जिम्मेदारी, तो शिक्षित का जिम्मेदारी से संबंध तो है, लेकिन जो अशिक्षित होते हैं क्या अपने घर की जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं? पाल पोस के लोगों को बड़ा, हम कह रहे हैं चलो मेरे पिताजी शिक्षित थे, लेकिन हम कह रहे हैं 4-6 पीढ़ी पीछे जाओगे तो कोई ना कोई अशिक्षित तो रहा होगा, तो क्या उन्होंने जिम्मेदारी नहीं उठाया? जिम्मेदारी नहीं उठाया तो हम कैसे आते हैं? हाँ, तो यहां इसका भी नहीं। दृष्टिकोण का विकास, ये एकदम परफेक्ट जवाब अब जो है लग रहा है। आप भी अपनी राय दीजिए, राय दीजिए, राय तो चाहिए यहां पे। ठीक है, तो कह सकते हैं विवेक और दृष्टिकोण का, ठीक है, यानी ई का भी विकास प्रदान करता है। आधुनिक युग में शिक्षा का क्षेत्र सीमित नहीं रहा, यह अब विज्ञान, तकनीकी, कला और कौन से जैसे अनेक आयामों में विस्तारित हो चुका है। ठीक है, किस आयाम में? ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों किसका विकास करा? कला का तो हुआ ही, ठीक है, सॉरी विज्ञान का हुआ, साइंस, कला मतलब तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति। हाँ, तो हमेशा क्या पढ़ते हैं हम? इंग्लिश में ध्यान देते हैं, आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट का मतलब होता है कला और कल्चर का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? संस्कृति। क्या हो जाता है? संस्कृति। तो इस तरह से दोस्तों यहां हो गया साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर। तो याद रखेगा यहां बी, फटाफट हमारा जवाब मिल गया। तो यहां पे क्या कर सकते हैं? यहां पर दोस्तों आ जाएगा बी वाला जवाब। ठीक है, यहां पे था दोस्तों ई वाला जवाब ना, इस तरह से ध्यान देंगे। आगे बढ़िए, करा चरित्र और किसका विकास करें? ठीक है, में उपयुक्त शब्द क्या होगा? नीचे पढ़िए, करा हालांकि सही शिक्षा वही है जो मनुष्य में नैतिकता, ठीक है, यानी मोरल, ठीक है, नैतिकता, चरित्र और किसका? स्वार्थ का विकास करे नहीं,
अहंकार का विकास करे, लोभ का नहीं। सबसे अच्छा शब्द चाहे ज्ञान है चाहे आदर्श है। अब किसका विकास दोस्तों करने की बात हो रही है यहां पे, तो नैतिकता की बात हुआ, चरित्र का बात हुआ। तो चरित्र के साथ साथ दोस्तों आदर्श को बढ़ाइए, ज्ञान को छोड़िए, आदर्श को बढ़ाइए ना, आदर्श, ठीक है, आदर्श का विकास करे। वर्तमान समय में शिक्षा का व्यावसायिकरण एक गंभीर समस्या बन गया, जिसके कारण इसकी गुणवत्ता और उद्देश्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अतः यह आवश्यक है कि शिक्षा के माध्यम से समाज में क्या, समाज में एकता, असहमति, ठीक है, क्या लिखा है, समाज में और जागरूकता का निर्माण हो। तो असहमति नहीं, भेदभाव नहीं, ठीक है। अब देखिए एकता, सद्भाव या अधिकार, पढ़िए पहले एक बार, और जागरूकता का निर्माण हो, ताकि यह केवल व्यक्तिगत उन्नति का साधन न बने बल्कि सामाजिक उत्थान का आधार भी बने, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे क्या करेंगे आप, ठीक है, तो कह रहा है कि समाज में जागरूकता के साथ क्या सेट करना चाहेंगे, जागरूकता के साथ एकता तो नहीं सेट होगा और अधिकार भी नहीं, सद्भाव सेट करिए एक बार, ठीक है, एक बार सेट करते हैं पहले, सद्भाव और जागरूकता ना, सद्भाव और जागरूकता, ठीक है, का निर्माण हो, ताकि यह केवल व्यक्तिगत उन्नति, सद्भाव होगा, सद्भाव मतलब सभी के प्रति अच्छा भाव, ठीक है, भलाई का भाव, तभी दोस्तों सामाजिक उत्थान होगा। हाँ सही भी है, ठीक है। तो ये आप कर लीजिए जवाब, यहां ऑप्शन नंबर डी दोस्तों कीजिए, एकदम परफेक्ट जवाब हो जाएगा इस सवाल के लिए। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा टेक्निकल टाइप का लग रहा होगा तो नया कुछ मिलता है तो थोड़ा खतरनाक तो होता ही है। एक चीज और आपको बता दूं, मैंने जीएस के लिए भी बहुत अच्छी क्लास तैयार किया दोस्तों। अगर आप चाहते कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री तैयार करना, प्राचीन भारत का इतिहास अच्छे ढंग से आप पढ़ना चाहते हैं, तो हमने यूट्यूब पर फ्री में दिया हुआ क्लास 45 लेक्चर आप देखेंगे तो प्राचीन इतिहास समाप्त हो जाएगा। 46 से लेकर 91 नंबर उसी प्लेलिस्ट में आप आगे कंटिन्यू करेंगे तो मिडावल हिस्ट्री तैयार हो जाएगा। 92 से लेकर 150 तक बढ़ेंगे तो मॉडर्न तैयार हो जाएगा। 151 से लेकर दोस्तों 230 तक आएंगे 80 लेक्चर तो संविधान तैयार हो जाएगा। 231 से लेकर 330 तक बढ़ेंगे पूरा 100 क्लास तो विश्व का भूगोल तैयार हो जाएगा। अब 331 से दोस्तों अभी 414 क्लास दोस्तों हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, कुल 84 लेक्चर मैं पढ़ा चुका हूं ज्योग्राफी में, लेकिन क्लास समाप्त नहीं हुआ, ठीक है। ओवरऑल दोस्तों आप ध्यान दीजिए, यहां पर 400 प्लस क्लास दोस्तों आपको पढ़ाया जा चुका है। आप समय तो दीजिए तनिक, और 12,300 से अधिक प्रश्न पर दोस्तों यहां चर्चा भी हो चुकी है। अब जब एक बार आप इस सीरीज से जुड़ेंगे ना, जैसे हम लोग हिंदी में चर्चा करें ऐसे दोस्तों जीएस की क्लास भी है, तो बहुत गजब की चर्चा हो रही है। आप वहां आइए, आपका जीएस ऑटोमेटिक दोस्तों मजबूत हो जाएगा। जिन बच्चों ने एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, और कहीं भी आपको कुछ भी डाउट हो रहा, कुछ भी पूछना है तो आप नंबर नोट कर लो 7007734525, ठीक है। इस नंबर पर दोस्तों आप सीधा हमें लिख के व्हाट्सएप कीजिए, ज्यादा नहीं दोस्तों, आप सिर्फ हमसे व्हाट्सएप पे जुड़िए कि सर हमको ये चाहिए, फ्री वाली क्लास, पेड वाली क्लास, किताब, ई बुक, जो कुछ भी चाहिए आप यहां से मांगिए, आपको हमारी टीम जो है प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। तो सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। अच्छा लगा होगा, ये लगे कि नितिन सर मेहनत कर रहे हैं, बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। बाकी आपकी सब मर्जी है, ठीक है, ईश्वर हैं, सब अच्छा करते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।